हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लक्ष्य टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 51 से 65 तक के सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 फिजिकल केमिस्ट्री से है। 12.5 ml of a solution containing 6 gram of diabasic acid in 1 liter was found to be neutralized by 10 ml of a decinormal solution of NaOH। थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, 6 ग्राम डायबेसिक एसिड का 1 लीटर का एक सॉल्यूशन था। ठीक है, तो ये 1 लीटर वॉल्यूम का एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसमें 6 ग्राम डायबेसिक एसिड मिलाया गया है, राइट। और मॉलिक्यूलर वेट ही बताना है उस एसिड का। और इस एसिड में से क्या किया गया है, इस एसिड के सॉल्यूशन में से 12.5 ml अलग कर लिया गया है। ठीक है, इस जो एसिड का सॉल्यूशन है इसमें से 12.5 ml अलग ले लिया गया है। 12.5 ml का वॉल्यूम अलग ले लिया गया है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगता है, 10 ml ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। N1V1 बराबर N2V2, तो N1V1 बराबर N2V2 अगर हम सॉल्व करें तो N1V1 बराबर N2V2। हमें इसको सॉल्यूशन को लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 लीटर वाला चीज को नहीं लेना है, हमें किसको लेना है, इस वॉल्यूम को लेना है। सो नॉर्मलिटी NaOH की कितनी है, या चलिए हम लोग एसिड के बारे में पता लगाना है और बेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेस कौन है, NaOH। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 12.5। इसकी नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है, 0.1, और ये कितना दिया हुआ है, 10। ये बचेगा 1, तो N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12.5 यानी कि 10/125। ये नॉर्मलिटी हो जाएगी, राइट। अब नॉर्मलिटी अगर आपको पता चल गई तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम 1 लीटर भी आप ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम आप क्या लेंगे, 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपने क्या किया था, 6 ग्राम डायबेसिक एसिड मिलाया था, इसलिए वॉल्यूम 1 लीटर लेना पड़ेगा। न्यूट्रलाइजेशन में हमने 12.5 का यूज किया था, राइट है। तो नॉर्मेलिटी जो है वो है 10/125। दिस इज 6। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना था, 2 था। 1000/1000 ले लेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, m इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 10। तो 6 टू जा 12 और इसको आप लिख सकते हैं 12.5, या फिर इसको 5 से अगर कैंसिल आउट करना चाहें, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 150 के आसपास आंसर आना चाहिए। सो आंसर ऑप्शन नंबर ए, 150। ठीक है, बस इसमें क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, पहले जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया वो 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, फिर उस सॉल्यूशन में से 12.5 ml को अलग से निकाल के उसका न्यूट्रलाइजेशन किया। तो जब यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप वैल्यू पुट करेंगे 12.5 वाली, राइट। और जब यहां पर उसकी वापस नॉर्मलिटी निकालेंगे तो फिर आप किसका वॉल्यूम का यूज करेंगे, 1000 का, क्योंकि आपने टोटल 6 ग्राम किसमें मिलाया हुआ है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनसर्टेनिटी के ऊपर क्वेश्चन है। इन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता होगा कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4π। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इक्वल वाली वैल्यू ले लेते हैं, राइट, h/4π। मैं आपको यहाँ पर एक अच्छी चीज बता देता हूँ, h/4π की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करना है बहुत आसान हो जाएगा। तो h/4π की वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, 5.3 इंटू 10⁻⁻35 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको जल्दी से आप याद रख लीजिएगा, तो ये आप क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, फिर हमसे क्या पूछा है, अनसर्टिनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम दोनों इक्वल है। सो मैं लिख सकता हूँ इसको डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, और यहाँ लिख लेता हूँ 5.3 इंटू 10⁻⁻35। तो दिस इज बिकम्स डेल्टा पी का स्क्वायर। तो 5.3 इंटू 10⁻⁻35
तो डेल्टा पी स्क्वायर का होगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अगर मैं इसको चाहूं तो 53 इंटू 10 की पावर 30 माइनस का 36 लिख सकता हूं। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू बाहर आती है डेल्टा पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 53 इंटू 10 की पावर ऑफ माइनस 18, अंडर रूट 36 का कितना हो जाएगा माइनस का 18, राइट। अब देखिए इसको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सॉल्व करके देखूँ ना तो रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7, रूट 64 कितना होता है 8, तो लगभग 7 के आसपास आएगा। तो मैं इसे 7 इंटू 10 की पावर माइनस 18 लिख देता हूँ। हालांकि हमारा आंसर अभी नहीं आया है, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आया है। अब हम निकालेंगे मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg डॉट डेल्टा वी एंड 7 इंटू 10 की पावर माइनस 18। सो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 इंटू 10 की पावर माइनस 18 और यहाँ पर निकलेगा 9.1 को 9 ही कंसिडर कर रहा हूँ मैं, माइनस 31, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 7/9 जो होता है 0.97 जा 0.763 है ना, 7 वही 0.77 इंटू 10 की पावर ये प्लस का हो जाएगा 31, सो बचेगा 10 की पावर 13 प्लस का, और आप इसको लिख सकते हैं 7.7 10 की पावर 12। मतलब हमारा आंसर लगभग आएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे अच्छी बात अगर आप यहाँ से टेक आउट कर सकते हैं तो एच बाय 4 पाई की वैल्यू डायरेक्ट याद रख लीजिए 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 35, राइट। चलिए थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का पता लगाना है। देखिए थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन में बार बार मैं एक बात कहता हूँ, दो चीजें ध्यान रखना होती है, एक इक्वेशन बनाना होती है और दूसरी वैल्यूज जो दी होती है उससे फॉर्मूला डिसाइड होता है। जो पूछा गया है उससे इक्वेशन डिसाइड होती है। हमें किस चीज की इक्वेशन लिखना है, इथिलीन के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो इथिलीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए कोई केमिकल प्रोसेस जानने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सा तरीका है, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, इथिलीन बनाएंगे C2H2। उसमें कार्बन किसके फॉर्म में होता है, एलिमेंटल फॉर्म में, हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में। बस ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2। ठीक है, अब वैल्यूज जो दी हुई होती है उससे फॉर्मूला डिसाइड होता है। वैल्यूज किसकी दी हुई है, हीट ऑफ कंबशन दी हुई है। तो जब किसी रिएक्शन की डेल्टा H निकालना हो और हीट ऑफ कंबशन दी हो तो फॉर्मूला होता है हीट ऑफ कंबशन माइनस रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंबशन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पर रिएक्टेंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कितना वैल्यू दिया है 94, लेकिन वो तो 1 मोल का दिया हुआ है, तो यहाँ 2 मोल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 इंटू 94.05। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 68.32 और प्रोडक्ट में है हमारा एसिटिलीन, तो इसका हीट ऑफ कंबशन दिया है 310.62। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। और उसमें ऐड कर देंगे 68.32, तो ये रिएक्टेंट का टोटल वैल्यू आ जाएगा 256.42। ये रिएक्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, तो रिएक्टेंट का जो हीट ऑफ कंबशन है उसका वैल्यू आ जाएगा 256.42 और उसमें से प्रोडक्ट का आप माइनस कर देंगे 310.62। जब आप माइनस करके देखेंगे, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कीजिए, 256 माइनस 42 तो 64, माइनस का लगाएंगे माइनस 64.20। आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 10 में से 6 4 0, 10 में 5 ओ 54 आएगा, सॉरी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था, 54.20 यानी कि 54 आंसर आना चाहिए। और एग्जैक्ट आंसर हमारे पास अवेलेबल है, तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे खास बात यही होती है, जो वैल्यूज दी हुई होती है उससे फॉर्मूला डिसाइड होता है। वैल्यूज दी थी हीट ऑफ कंबशन के, इसलिए फॉर्मूला लगाया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट।
अगर यहाँ वैल्यूज दी हुई होती किसकी, प्रोडक्ट की वैल्यू, फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई होती, तो फिर मैं फॉर्मूला लगाता डेल्टा एच इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 mole of N2 is mixed with 3 moles of H2 in liter of container. If 50% of N2 is converted into ammonia by following equation, then the total number of moles of gas at equilibrium. देखते हैं, सबसे पहले बेसिक इक्वेशन क्या होती है, N2 थ्राइस H2, बेसिक इक्वेशन लिख लेते हैं ट्वाइस NH3। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, सभी गैसियस रिएक्टेंट होते हैं। तो 1 मोल ऑफ N2 इज मिक्स्ड विथ 3 moles of hydrogen, तो 1 mole of N2 is mixed with 3 moles of H2 और इनिशियली इसके कितने मोल होंगे, 0। अब देखिए इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम पर आएंगे, एट इक्विलिब्रियम इसमें से सपोज x मोल रिड्यूस हो जाते हैं या x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ से भी x मोल कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ अमोनिया के 2x मोल बनेंगे, राइट। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, ये कंडीशन दी हुई है, तो हमारे हिसाब से हम लोग कंडीशन लेकर आए। जब भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल वाली कंडीशन लेकर आते हैं, फिर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हम लोग लिखते हैं, इसके x मोल जो है टूट कर क्या बना दिया, अमोनिया बनाएंगे, इसके भी x मोल टूट कर अमोनिया बनाएंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं और अमोनिया के x मोल बनेंगे, लेकिन उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब हमसे क्या कह दिया, उसने कंडीशन डाल दी कि यदि 50% ऑफ N2 कन्वर्टेड अमोनिया, अगर N2 का 50% कन्वर्ट होता हो, यानी कि ये जो X है इनिशियल मोल कितने थे 1, तो 1 का 50% कितना होगा 0.5 मोल्स, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, X की वैल्यू आ जाएगी 0.5। सो अब हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे, तो X की वैल्यू 0.5 है, आप सब जगह x की वैल्यू 0.5 पुट कर दीजिए, तो यहां पर बनेगा आपका 0.5 1 माइनस 3.5, मतलब ये हो जाएगा कितना, 1 में से 3.5 माइनस करेंगे, सॉरी 3 में से 3.5 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 1.5 और ये हो जाएगा 1, तो 0.5 और ये 1.5 और ये 1, ठीक है। सो इन तो सभी को जोड़ लीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 2 and 3 मोल्स मिलेंगे आपको, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया, इनिशियल मोल कितने थे नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के कितने मोल थे 3 और अमोनिया कितने मोल थे 0। मान लिया कि अमोनिया में से x मोल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, राइट, और हाइड्रोजन में से भी x मोल कन्वर्ट होंगे, लेकिन उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, यहाँ पर 3 था, तो -3x माइनस होंगे, और x मोल ऑफ अमोनिया बने, तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उसने क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी कि नाइट्रोजन 50% कन्वर्ट होता है, यानी ये जो हमने कहा कि x मोल कन्वर्ट हो गए अमोनिया में, बेसिकली वो 50% है। 50% मतलब एक का 50% कितना होता है 0.5 मोल, तो यहाँ पे मतलब x की वैल्यू 0.5 आएगी, तो हमने सब जगह x की वैल्यू 0.5 पुट कर दी और इसलिए हमारा आंसर 3 मोल आया। चलिए सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 300 केल्विन 4.92, व्हाट विल बी द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, पाई इक्वल टू ICRT, राइट। तो पाई की वैल्यू दी हुई है 4.92। सबसे पहले तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा माय डियर यहाँ पर, ठीक है। आई वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सर हम यहाँ पर 3 नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 100% आयोनाइजेशन नहीं दिया होता है। जब 100% आयोनाइजेशन दिया होता है तब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस के बराबर होती है। तो पहले यहाँ आई निकालना पड़ेगा, ओके। कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में दिया हुआ है 0.1, ठीक है, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.082 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। तो मैं तो कुछ इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, 3 0 इधर से आ गए, 1 0 इधर से आ गया, तो 2 डेसिमल तो यहाँ कैंसल आउट हो जाएंगे,
दिस इज 492 हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद अपॉन में 82 इंटू 3 आई 3 से इसको कैंसिल करने की ट्राई करते हैं तो 3 1 जा 3 164 आ जाएगा। 164 को हम 4 से डिवाइड करने की अगर कोशिश करें, पहले तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करने पर 41 आएगा, 82 आएगा, 41 से आप डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ आ गया 2। अब वेंट ऑफ फैक्टर 2 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन होता है? सो अल्फा इक्वल टू i-1 अपॉन n-1 ये फॉर्मूला होता है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया है 2 -1, n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस। तो MgCl2 में कितने आयंस बनेंगे? Mg+2 और 2 क्लोरीन आयंस, टोटल कितने? 3 -1, तो ये हो जाएगा 1, 2 -1 1, 3 -1/2 मतलब 0.5, लगभग 50%। तो 50% के आसपास आंसर आना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 49%। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा क्योंकि हम यहाँ अप्रोक्सीमेटली मैथ्स करते हैं, राइट। तो 49 विल बी योर आंसर। चलिए फिर वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है। वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड आर कितनी वैल्यूज दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखाना चाहता हूँ। वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन इन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के, प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, और प्रोपोर्शनल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के। ये सब के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर दो चीजों के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपके आंसर सही हो जाएंगे। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्स का वेंट ऑफ फैक्टर कितना है? अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर का अगर ऑर्डर बनाऊं यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा किसका वेंट ऑफ फैक्टर होता है? जेड का, उसके बाद x का, और उसके बाद y का। z, x और y। ठीक है, तो z का सबसे ज्यादा वेंट ऑफ फैक्टर। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट तो अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो z का वैल्यू, z x y की वैल्यू है, तो ये कॉलम जो है मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर होना चाहिए था z x y, z के बाद x आना चाहिए था, तो ये आंसर तो रॉन्ग हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो वेंट ऑफ फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब z का सबसे कम होना चाहिए, फिर x का, और y का वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम है, इसलिए y का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये मैच बिल्कुल करेक्ट है माय डियर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो इक्वल हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी देखिए यहाँ पर ZXY बनाया हुआ है, लेकिन मैंने कहा था वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये आंसर भी गलत है। ठीक है माय डियर, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। 57, for a reaction 3 into product the rate of reaction doubles if concentration of A increased 4 times। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ n इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल 4 टाइम्स कर दिया, तो कंसंट्रेशन इज मेट 4 टाइम्स। ठीक है, और ऑर्डर पता नहीं हमें, बट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? डबल हो गई। ठीक है, तो आपने कंसंट्रेशन 4 टाइम्स किया पर रेट 2 टाइम्स ही बढ़ी। तो देखते हैं आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं 2 की पावर n लिख सकता हूं, और इसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, है ना। तो 2 की पावर 2n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1।
जब बेस सेम है तो उनकी पावर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो 2n इक्वल टू 1/2 दैट इज 0.5, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से इस क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन इस वैरायटी के जब भी आएंगे आप इसी फॉर्मूले के थ्रू इसको आगे बढ़ाया करो। अगला क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट, हाउ लॉन्ग विल टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ हमें दी हुई है और ये पूछा है कि इस रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। सो माय डियर, इसमें हमेशा क्या करें हम लोग, टाइम तो हमें पता लगाना है। इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100 कंसीडर करा करो रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रख दी आपने, 100, और a माइनस एक्स क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। जब भी आप फॉर्मूले याद करें उसके वैल्यूज जरूर पता रखें कि इसमें a माइनस एक्स क्या है। a माइनस एक्स इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रिएक्शन में हमने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है, ठीक है, और जब रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी मतलब 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, ओनली 10। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहाँ 90 लिख देते हैं, ये गलत है। 100 में से 90% तो कन्वर्ट हो गई ना, तो बचा कितना, 10। अच्छा, k की वैल्यू दी हुई नहीं है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल तो हो ही नहीं सकते, तो फिर k की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, k इक्वल टू, या तो आप इसको ऐसा लिखो, t इक्वल टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय k। सो k इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, और टी हाफ कितना दिया हुआ है, 60 मिनट्स दिया हुआ है। k की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, तो 0.693 बाय 60, और यहाँ t ये हो जाएगा log 10, log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो इस t को यहाँ रख दीजिए आप, अब बचेगा 2.303 इंटू 60 अपॉन 0.693। ठीक है, देखिए इसको मैं अगर ना एक डेसिमल पीछे करूं और इसको मैं 23 लिख दूं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 123,000, ठीक है, और इसको भी मैं ऊपर लिख देता हूँ 1000। इसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं 3 से डिवाइड कर दूं इसको, तो 21, 3 2 जा 3 3 जा 231 आएगा लगभग, और आप इसको भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर भी एक 10 लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो 230 से लगभग इसको कैंसिल कर देते हैं, तो लगभग 200 मिनट के आसपास टाइम आना चाहिए। तो 200 मिनट इज द ऑप्शन नंबर डी। तो अप्रोक्सीमेटली मैथ्स कर सकते हैं। देखिए हमेशा थोड़ा क्वेश्चन अगर फास्ट करना है तो ये अप्रोक्स मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने ये किया था कि मुझे 2303 और 231 को डिवाइड करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पर एक डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगा, इसका मतलब नीचे 10 है, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई किया होगा। इस नीचे के 10 के कारण ऊपर एक डेसिमल लग गया है, राइट। अब फिर मैंने क्या किया, 230 और 231 में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो लगभग इसको कैंसिल आउट कर लिया। तो फिर आपके पास यहाँ ये जो 10 बचेगा और ये 20 बचेगा, इनका मल्टीप्लाई होकर 200 मिनट आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है। अप्रॉक्सिमेट्स एड्सॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में कौन कौन सी बातें सही हैं। देखिए एड्सॉर्प्शन मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल हवा में उड़ रहे हैं, सपोज वो किसी सरफेस पर अगर आकर बैठ जाते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। फिनोमेना को क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन। तो देखो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हवा में उड़ रहे थे, ठीक है, और अगर ये किसी सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं, तो ये पहले तो हवा में उड़ रहे थे, अभी किसी सरफेस पर आकर बैठ गए, तो इनकी रैंडमनेस जो थी वो कम हो गई। रैंडमनेस है ना, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को ही क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो ये जब आकर बैठ जाएंगे तो इनकी जो रैंडमनेस थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इनकी अव्यवस्था थी जो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये बैठ गए हैं, अभी व्यवस्थित हो गए हैं। जैसे क्लास में कई बच्चे उठ उठ के भाग रहे हैं, लेकिन अगर एक ही जगह बैठे रहेंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, व्यवस्थित क्लास दिखेगी, राइट।
तो ये जब सभी एक सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं तो रैंडमनेस, अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है। इसका मतलब एंट्रोपी कम हो जाती है। तो एंट्रोपी कम हो जाएगी मतलब एंट्रोपी नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी मतलब लेस देन 0 होगी। डेल्टा एस इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाला आंसर तो ये तो हो नहीं सकता माय डियर, ठीक है। बाकी 3 आंसर हो सकते हैं। अच्छा, जब भी ये यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर एक फिजिकल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? फिजिकल बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा मतलब डेल्टा एच भी 0 से कम होगा। यहाँ तो इक्वल बता दिया है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। इस तरह से आप कैंसिल आउट कर करके सही ऑप्शन पहुंच सकते हैं। अब देखिए, देखा जाए तो यहाँ भी डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो सबको अच्छा, और डेल्टा जी का क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन कराने के लिए आप और मैं थोड़ी ना जाते हैं, ये अपने आप होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है। तो डेल्टा जी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा मतलब लेस देन 0 होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, राइट। चल, मैच द कॉलम में बड़ा आसान है, सॉलिड स्टेट वाली है। एफ सेंटर, एक्स्ट्रा कैटायन, इलेक्ट्रॉन गेट ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज। एफ सेंटर्स ये है बिल्कुल ए ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन दिखना चाहिए। ऐसे तो मुझे 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट इफेक्ट, सम कैटायंस आर रिप्लेस्ड बाय हायर वैलेंसी, नहीं। बोथ कैटायन आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेटाइस, तो डी ऑप्शन का थर्ड आना चाहिए। तो वो तो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ए का फोर्थ, एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन जो है एनायनिक वैलेंसी में ट्रैप्ड हो जाते हैं, एनायंस मिसिंग हो जाते हैं, राइट। और बी का 1, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्स्ट्रा कैटायन। एफ सेंटर में तो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट, और एक्चुअली एनायन मिसिंग होगा। नहीं, इस तरह से तो हम इसे नहीं कह सकते। एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा कैटायन अगर प्रेजेंट होगा तो नहीं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सम कैटायन, बोथ कैटायंस आर, तो डी का तो 3 आना चाहिए। तो डी का 3 तो एक ही ऑप्शन में है, तो आप बिल्कुल भी श्योर हैं बोथ कैटायन एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेटाइस, तो फिर आपका आंसर सी ही आएगा, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होते हैं? सम कैटायंस रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द हायर वैलेंसी, ठीक है। तो बी का सेकंड आना चाहिए। एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट, अच्छा मेटल, तो बी का फर्स्ट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, सम कैटायंस आर रिप्लेस्ड बाय वन ऑफ द हायर वैलेंसी, मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट, हाँ ठीक है। तो मेटल वहाँ वैकेंट हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो सारी चीजें वही है बेटा। एफ सेंटर में क्या होता है? एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनायनिक वैलेंसीज में आ जाता है, ठीक है। और वहां पर क्या करता है वो, जब उसको हीट करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब ग्राउंड स्टेट में जाता है तो कलर रिलीज करता है, तो वो एफ सेंटर हो जाएगा। शॉर्टकट इफेक्ट का सबसे ज्यादा सही डेफिनेशन आप शॉर्टकट इफेक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटायन एनायन मिसिंग हो गए, इक्वल नंबर ऑफ, तो यही शॉर्टकट इफेक्ट है। तो यहीं पर से आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डी का 3 और कई जगह है नहीं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल ज्यादा है। अब मेटल ज्यादा कब होगी? जब वो जो स्पेस होती है आपकी लेटाइस स्पेस है, सपोज ये स्पेस है कैटायन और एनायन की, और जो एक्स्ट्रा स्पेस है वहां पर क्या हो जाता है, अगर कैटायन आ जाता है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होगा उसमें एक्स्ट्रा कैटायन होना चाहिए, तो बी का आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो एक्चुअली एक बार मेटल आइटम डिफिशिएंट हो जाएगा, जैसे निकल था, तो मान लीजिए निकल +2 का क्रिस्टल था, तो एक जगह से निकल +2 गायब हो जाएगा और अगली जगह पर निकल +3 आ जाएगा, एक और निकल +3 आ जाएगा, तो 2 + 2 चार्ज उसको बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह से हो सकता है, दिस इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सी का आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैच द कॉलम अगर आपको शुरुआत में कंफ्यूजिंग लगे तो उसको आप ये देखिए कि एक ऑप्शन जिसपे आप फर्म है, श्योर है, उसके बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, बड़ा आसान क्वेश्चन है।
लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं और दोनों ने सिमेट्रिकल पोजीशन ऑक्यूपाई की है। सो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तो दोनों की तरफ नंबरिंग 1 आ रही है इसलिए। तो हम इसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन 3 आइन, और इन पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। तो यहाँ पर तो y पहले लिखा गया है इसलिए ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर भी y पहले लिखा हुआ है इसलिए रॉन्ग हो गया। 1 ब्यूटीन 1 आइन इसलिए भी ये गलत है। 1 देखिए 1 को यहाँ आगे भी लिखा जा सकता है, तो 1 ब्यूटीन 3 आइन, तो ये आंसर हमारा सही होगा, राइट। हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर कन्फर्म फ्रॉम अल्केन C6H14। तो देख सकते हैं हम लोग, पहले तो ओपन चेन बनाने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 चेन आइसोमर मतलब पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन हमें कम करके रखना है। तो ये हेक्सेन है 3 4 5, तो हम इसे बना सकते हैं 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन बना सकते हैं। चाहे तो हम इसे 3 मिथाइल पेंटेन भी बना सकते हैं पर फिर वो पोजीशन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम और चेन को छोटी कर देते हैं, मतलब आपको चेन छोटी करना है कुल मिलाकर, तो चेन को आप इस तरह से भी छोटी कर सकते हो। हाँ, लेकिन मैं सेकंड वाले का एक और आइसोमर बना सकता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन का 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। इसका भी मैं एक और वेरिएंट बना सकता हूँ, 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे, चेन आइसोमर तो सिर्फ कितने होंगे, 3 होंगे। तो अगर हमसे ये पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को बोनस जाना चाहिए, है ना। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चेन आइसोमर कह दिया है ना। आई थिंक इस क्वेश्चन को बोनस देना चाहिए, अदरवाइज अगर टोटल आइसोमर काउंट करें तो 5 आंसर आना चाहिए इसके, और चेन आइसोमर की बात करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सो अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल अनडाउटेडली आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में बेंजीन रिंग है, बेंजाइल कार्बोकटायन है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट है मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मैंने क्लास में लिखवाया हुआ है ESR जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें NO2 इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर sp2 कार्बन है ही नहीं, sp3 कार्बन है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके।